आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और अपनी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं अधिक समय ना वेस्ट करते हुए। और जितने भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सबके कमेंट्स को हम देख पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के सिद्धांत और व्यवहार संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक 15 भागों में और 180 उपभागों में संकलित है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो यहां पर आपका विकल्प सही होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? श्रीकाकुलम, शिमोगा, चिकमगलूर, बेल्लारी। प्रश्न संख्या 2, सही जवाब होगा यहां पर श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम जो है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। ठीक है। मैग्नीज जो है ये लौह इस्पात उद्योग में एक मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और खासकर ये धारवाड़ युग की जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। शिमोगा, चिकमगलूर, बेल्लारी ये कर्नाटक में मुख्य मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। काकुलम जो है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच? 14 जनवरी 1760, 5 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556। प्रश्न संख्या 3, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कहाँ लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया और 14 जनवरी 1761। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 3 में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 14 जनवरी 1761। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठा यहां पर पराजित हुए। तो प्रश्न बन सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन पराजित हुआ या कौन विजयी हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठा यहां पर पराजित हुई है। चौथा प्रश्न है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829, 1830। प्रश्न संख्या 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा 1829 में ये प्रथा समाप्त की गई। बंगाल सती प्रथा विनियमन एक नियम पारित किया गया था, उसी के माध्यम से इसको समाप्त किया गया। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसी के कार्यकाल में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई थी। तो 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को स्थायी बना देती है? ट्रंकेट, रोलबैक, कमिट, डिलीट। प्रश्न संख्या 5 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ट्रंकेट कमांड। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। ट्रंकेट कमांड जो है ये पूरी टेबल के डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को स्थायी बना देती है। कमिट कमांड जो है ये सभी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 6, लोडर। लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। 7वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148(3) के अंतर्गत
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं, उनके वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। 1971 में एक अधिनियम आया जिसके अनुसार कैग जो होता है उस पद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अधिकतम 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले हो। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? कौन सा भाग जो है संविधान का वो नगर पालिकाओं से संबंधित है? 7, 8, 11 या फिर 11 का? भारतीय संविधान के भाग 9 का, ये 9 का है, ठीक है। आई थिंक हमने 11 पढ़ दिया गलती से, ये 9 का है और इसी में जो है नगर पालिकाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित एक संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लागू कब हुआ? 1 जून 1993 से लागू हुआ। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरों की प्रक्रिया से संबंधित 18 विषय शामिल हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन की जो शक्तियां हैं वो संसद के अधीन है अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। राज्यसभा विधानसभा, लोकसभा विधान परिषद, राज्यसभा विधान परिषद या फिर लोकसभा और विधानसभा। प्रश्न संख्या 10। अस्थायी सदन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए राज्यसभा जो है स्थायी सदन, तो राज्यसभा वाला जो भी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही जवाब नहीं होगा। तो राज्यसभा यहाँ पर है, राज्यसभा यहाँ पर हटा दीजिए। अस्थायी है लोकसभा और विधानसभा, हर 5 साल पर ये नई इनका गठन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारतीय संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल होता है और ये 5 साल की जो गणना है प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। यदि राष्ट्रपति केंद्र में या फिर राज्यों में राज्यपाल उचित समझे तो लोकसभा और विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकती है। बात करें अगर हम स्थायी सदन की, यहाँ पर अस्थायी पूछा है, लेकिन अगर हम बात करें स्थायी सदन की तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री जो हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है किलोमीटर में? 36,000, 45,000, 48,000 या फिर 30,000। आंसर कीजिए जो भी लोग लाइव कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर हो जाएगा 36,000 होती है। 36,000 किलोमीटर। अधिकांश मौजूदा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सिस्टम भूस्तरीय कक्षा में उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग। बंगाल विभाजन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और कब ये खत्म हुआ? क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हो गया। संपूर्ण बंगाल में इस दिवस को या इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन की आलोचना की और विरोध में
बंग भंग विरोधी अभियान भी चलाया और स्वदेशी अभियान का समर्थन किया। डेट याद रखिएगा, घोषणा हुई 20 जुलाई 1905, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। प्रश्न संख्या 14, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो यहाँ पर 14वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। मोनोमर केप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट, केवलर। देखिए, अगर हम बात करें नायलॉन 6 जो ऑप्शन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, बता दें ये होता क्या है, इसका प्रयोग किस में होता है। नायलॉन 6 जो है ये बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता? खाने का चूर्ण, बालू, शर्करा, कास्टिक सोडा। बालू जो है ये जल के साथ विलयन नहीं बनाता। तो 16वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा बी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं और किसी निश्चित तापमान पर विलयन के उपादानों का आपेक्षिक अनुपात एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। वायु प्रदूषक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक है। वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, गैस और तरल का इस मात्रा में मिल जाना कि वो कहीं ना कहीं मानव सहित जीवों को प्रभावित करे या हानि पहुंचाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। और कार्बन के यौगिक CO और CO2 ये वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 18, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? देखिए, इस वीडियो में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि साइंस से भी क्वेश्चंस हैं और सोशल साइंस के तीनों पार्ट से क्वेश्चंस हैं। तो साइंस का ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वही आपकी जो है आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, n। ठीक है, इसको n से प्रेजेंट करते हैं आवोगाद्रो संख्या को। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, जो कि विकल्प यहाँ पर दिया गया है 6.023 × 10⁻23 आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्फ, स्टीएटाइट। अग्निशमन वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 19। एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। एस्बेस्टास क्या है? ये भी एक प्रकार का रेशेदार सिलिकेट पदार्थ है, इसी से बनाए जाते हैं आपका एस्बेस्टास। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। प्रश्न संख्या 20, कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है एंथ्रेसाइट में। आंसर होगा यहाँ पर डी के साथ, एंथ्रेसाइट। निम्न में से कौन सा प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त एगार माध्यम का स्रोत है? भूरा शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल। 21वां प्रश्न, सही जवाब होगा यहाँ पर लाल शैवाल। लाल शैवाल जो है ये प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए एक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, एगार माध्यम का ये स्रोत है। लाल शैवाल का अगर आपसे पूछ ले वैज्ञानिक नाम तो रोडोफाइटा भी इसको कहा जाता है। रोडोफाइटा क्यों है? क्योंकि ये रोडोफाइसी वर्ग से संबंधित है। लाल शैवाल 2 वर्ग है इसके, ठीक है, फ्लोरिडोफाइसी होता है, एक बैगियोफाइसी होता है।
लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? ढेमसा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा। ढेमसा जो है ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा की ये विशेषता है। अब होता क्या है इसमें, ये एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। ग्रुप में लोग जो हैं इसमें नृत्य करते हैं और नर्तक एक कंधे और कमर पर एक दूसरे को पकड़ करके पारंपरिक वाद्य, एक धुन होती है उनकी पर्टिकुलर, उस पर नृत्य करते हुए ग्रुप बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? यानी जेनेटिक्स शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया? 23वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा बेटसन। यहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा वेटसन। और अगर आपसे पूछ ले आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन जो ये शब्द है आनुवांशिकता जेनेटिक्स, ये 1905 में सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? विलियम बेटसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग, कैंसर, निमोनिया, चेचक। क्षय रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ये बीमारी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। इसीलिए जो है यहां पर डॉट्स नामक इलाज जो होता है, ये क्षय रोग जो बीमारी होती है इसके लिए किया जाता है। बच्चों में ये BCG का टीका लगवा करके नियंत्रित करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई। इनको गुरुदेव कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। इनको गीतांजलि इनकी एक रचना है, काव्य रचना, जिसके लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा दी गई? प्रश्न पूछता है। 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दी थी। तो प्रश्न बनता है कि किस कांड के बाद या किस घटना के बाद जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब होगा यहां पर खरोष्ठी। विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि है, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, दो शिलालेख इसमें से हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में ये लिपि काफी प्रचलित थी। अगर हम बात करें 37 वर्णों की ये लिपि है, इसमें स्वरों का अभाव था, यहां तक कि इसमें मात्राएं और संयुक्ताक्षर भी नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान की। अगर बात करें तो 1236 से 40 तक इन्होंने शासन किया। रजिया महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों की भांति कपड़े पहनती थी और जनता के समक्ष आती थी। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 28, लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल 1786 से 1793 था और 1805, ठीक है, 1786 से 1793 और 1805 ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति शुरुआत की गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश में ही है, गाजीपुर जिले में। एक प्रश्न अभी हमने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि एकमात्र ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, अर्थात 28वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। 10 मई 1857 क्रांति का आरंभ कहां से होता है, मेरठ से। मेरठ छावनी में भारतीय सेना के जो लोग थे, सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने विरोध किया। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरठ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। प्रश्न संख्या 30, पाले, पवन, कोहरे, वर्षण। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो जाएगा यहां पर वर्षण। समझिए इस बात को, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षण की उपलब्धता जो है ये मदद करती है किन फसलों में, रबी की फसलों में, क्योंकि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, अप्रैल मई के महीने में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ। अगला है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मेमोरी। सीपीयू मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 31वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर से संबंधित सभी सूचनाओं का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। देखिए 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी के जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं, और वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, 243 क्यू के अंतर्गत 3 जो है स्तर हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करते हैं। पूछा जा रहा है मूल कर्तव्यों के बारे में कि किस अनुच्छेद में इनका जो है वर्णन है। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न संख्या 34, उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका पहला ही ऑप्शन। 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको 51A में सूचीबद्ध किया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। प्रश्न बनता है कि किस समिति की अनुशंसा पर, तो आप कहते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल में थे, मतलब ऐड किए गए स्टार्टिंग में, फिर 11वां ऐड किया गया शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां प्रश्न यहां पर, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, 35 में आपका सही जवाब हो जाएगा संसद। नए राज्य के लिए आपको संसद में, अगर राज्य की सीमा में कुछ बदलाव करना है तो भी संसद में, तो इसके लिए एक प्रावधान है जिसका प्रयोग करके संसद में ही किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ही प्राप्त है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है, सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, और संसद किससे मिलकर के बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी तीनों की भूमिका है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद।
सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानूनी मंत्री कौन थे? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कानून मंत्री जो थे वो थे आपके भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? हरिशेर, आगा हसन अमानत, चंदबरदाई, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने प्रसिद्ध कविता लिखी थी जिसका नाम हस्त बहिस्त। इनका जन्म एटा में हुआ था 1253 में और ये शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। मृत्यु की बात करें तो अमीर खुसरो की मृत्यु हुई 1325 में। तूती ए हिंद इनको उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के किस सिद्धांत में है? पहला नियम, दूसरा, तीसरा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39। न्यूटन की एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने तीनों नियमों को प्रस्तुत किया है, डिस्क्राइब किया अच्छे तरीके से। और ये जो नियम है ये किसकी बात करता है? तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम हो कहता है कि किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये दूसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कहता है? ध्वनि की गति इसमें सबसे अधिक तेज होती है? लकड़ी में, हवा में, जल में, धातु में। 40वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा, ये धातु लिखा हुआ है, धातु नहीं है। धातु में सबसे तेज होती है ध्वनि की गति। तो 40 में आपका उत्तर होगा डी, ध्वनि की गति धातु में अधिक तेज होती है। ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। चूंकि ठोस पदार्थों का घनत्व गैस और तरल से ज्यादा होता है इसलिए ध्वनि की चाल ठोस और धातु में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज की तुलना में पहले क्यों दिखती है? गड़गड़ाहट गर्जन के करीब होती है। प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका सही जवाब हो जाएगा, बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज की तुलना में पहले इसलिए दिखती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए पहले जो है गड़गड़ाहट की आवाज, पहले जो है चमक, क्या कह रहा है? बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज की तुलना में पहले। आपने देखा होगा जब बिजली गड़गड़ाती है तो उसकी चमक पहले आ जाती है और गड़गड़ाहट बाद में आती है। क्यों? क्योंकि गति जो है प्रकाश की वो ध्वनि की गति से अधिक है। महान्यायवादी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं जिसको आप कहते हैं प्रसादापर्यंत। वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। 42वां प्रश्न देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, यानी इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या कहेंगे आप? क्या कह रहा है? संसद सदस्य के विशेष अधिकार क्या मतलब क्या हुआ? वोट देने का अधिकार। क्या इनको वोट देने का अधिकार है? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप क्या यहां पर पूछ रहा है? सही विकल्प चुनिए। सही आपका यही है ना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की मर्जी तक नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत, ना कि प्रधानमंत्री। तो यहां पर पहला तो गलत हो गया, केवल दूसरा सही। विशेष अधिकार के मतलब जो इनका वोट देने का अधिकार होता है उसके हकदार नहीं होते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बेकेलाइट क्या है? सॉल्यूशन, एसिड, बेस, पॉलीमर। ये विद्युत और रासायनिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होता है। ये एक प्रकार का पॉलीमर है। क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है।
क्योंकि एक बार गर्म होने या ढाले जाने के बाद इसका पुनः आकार नहीं बनाया जा सकता है, अपने पुराने आकार में नहीं आता है। आवेग का मात्रक कौन सा है? एन यानी न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, एनएस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निद्रा रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलता है? सीसी मक्खी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी है? बिल्ली, मेढक, कछुआ, तितली। समतापी जंतु जो है इनको हम गर्म रक्त वाले जंतु भी कहते हैं। ये अपने शरीर का तापमान, आंतरिक तापमान खुद ही जो है बैलेंस करते रहते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिल्ली जो है ये समतापी है। 49वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में उस ऊतक को पहचाने जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती हैं। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, विभज्योतक या फिर पैरेनकाइमा। सही जवाब होगा यहाँ पर विभज्योतक अर्थात सी ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? 7, इनमें से कोई नहीं, 6, 5। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 7। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और इस अधिनियम में न्यायालयों की स्थापना कुल 7, एक मुख्य और 6 अन्य के साथ 1937 में किए जाने का प्रावधान था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास रोज शाम 7 बजे। नाम नहीं लिए क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड थी, इसलिए आपके नाम जब लाइव क्लास होगी तब लिए जाएंगे।